नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो आज का ये 1 शॉट एफएफ ईजान वर्ल्ड फीस्ट के मौके पर है। मुझे पता नहीं आपको ये पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको जल्दी जल्दी में बनाया है। आई डोंट नो अच्छा बना है कि नहीं। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, मुझे बताना। तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं ये 1 शॉट एफएफ। स्टोरी के बारे में बता दूँ, स्टोरी सिर्फ 2 चीज़ों पर बेस्ड होगी, एक तो कल्टीवेटर और एक सोल बीस्ट। चलिए अब कल्टीवेशन वर्ड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कल्टीवेशन वर्ड में एक सेक्ट है जो है गुसु का लान सेक्ट नहीं कहना चाहिए, गुसु का लान एम्पायर, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ड का एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य है लान साम्राज्य। और उसके बाद ही आते हैं छोटे बड़े सेक्ट, कुछ शहर और छोटे छोटे गांव इस कल्टीवेशन वर्ड में। और लान साम्राज्य सभी का केंद्र है। कल्टीवेशन वर्ड के हर एक गांव शहर में बस लान साम्राज्य की ही चर्चा रहती है। हर एक इंसान वहां जाना चाहता है। उसका कारण यह है कि गुसु एक महाविद्यालय है जहां पर सोल वॉरियर बनने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हर कोई इतनी आसानी से सोल वॉरियर नहीं बन सकता। जाते तो वहां पर बहुत लोग हैं, लेकिन सोल वॉरियर बनकर कुछ लोग ही निकलते हैं। गुसु सभी को विद्यार्थी के रूप में एक्सेप्ट करता है, चाहे वो बड़े शहरों से हो या छोटे गांवों से। विद्यार्थियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। 16 साल के हो जाने के बाद जो भी विद्यार्थी सोल वॉरियर बनने के लिए गुसु आना चाहते हैं, वो पहले ही अपने स्क्रॉल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सभी का दाखिला साल में एक बार सिर्फ 5 दिन तक होता है। 5 दिन तक जो भी चाहे वो गुसु आ सकते हैं, लेकिन जब दाखिला बंद हो जाता है तब किसी भी साल के बीच में यूं ही विद्यार्थी को नहीं लिया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं गुसु ठंडे और बड़े बड़े माउंटेन के बीच बसा साम्राज्य है, जहाँ साल भर ठंड रहती है और गुसु बर्फ से ढका रहता है। ऐसे विद्यार्थी जो बहुत दूर क्षेत्र से आया करते हैं, उन्हें यहाँ की जमाने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इस ठंड को नहीं सह पाते और वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। और जो लोग ये ठान कर आए होते हैं कि उन्हें सोल वॉरियर बनना है, तो उन्हें इस ठंड का सामना करना पड़ता है और सहन करना पड़ता है इस ठंड को। गुसु के लान साम्राज्य के मुखिया लान कुरैन हैं, जो इस बड़े साम्राज्य को संभाला करते हैं। इतना आसान नहीं होता इतने बड़े साम्राज्य को संभालना। गुसु के लोगों के बारे में सोचना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना और बाहर के जो विद्यार्थी आते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना। इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते लान कुरैन के व्यक्तित्व में थोड़ा सा ठंडापन और कठोरता आ गई है। लान कुरैन के स्ट्रिक्ट और कोर नेचर से हर कोई डरता है और गलती करने से पहले 1000 बार सोचता है। अगर लान कुरैन इतने स्ट्रिक्ट और कोर नहीं होते तो वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल पाते। ज़रूरतों ने लान कुरैन को बदल दिया है। पहले वो ऐसा नहीं हुआ करते थे, वो भी नरम लहजा रखा करते थे। लेकिन उनके भाई की अचानक मौत की खबर के बाद सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी उन पर आ गई और हालातों ने उनको इतना कठोर बना दिया। लान परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो लान कुरैन और दूसरा उनका नेफ्यू लान शिचेन, जो कि इस साम्राज्य का इकलौता वारिस है। लान परिवार को लेकर और उनके सदस्यों को लेकर बातें हमेशा चर्चा में रहती है और इस चर्चा का कारण है लान शिचेन का ओरिजिन। कुछ लोगों को लगता है कि लान शिचेन लान परिवार का खून नहीं है, और ये चर्चाएं शुरू कहाँ से हुई इस बारे में भी जान लेते हैं। बात कुछ 17 साल पुरानी है, जब लान साम्राज्य के सम्राट लान कुरैन के बड़े भाई लान चिंगेजन हुआ करते थे। लान चिंगेजन बहुत ही पावरफुल सम्राट हुआ करते थे। इसका कारण यह था कि वो एक सोल मास्टर थे। सोल मास्टर वो लोग होते हैं जिनके पास 10 सोल रिंग या उससे ज़्यादा हो, और सोल रिंग सोल बीस्ट से हासिल की जाती है। और सोल बीस्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और लान चिंगेजन के पास 10 सोल रिंग थी, तो इससे उनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली रहे होंगे। एक दिन अचानक ही जब लान चिंगेजन अपनी सभा में आए थे, तभी उनके कुछ डिसिपल सभा में आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उन डिसिपल के हाथ में एक
1 साल का बच्चा था और जो कि एक टोकरी में बिछे पत्तों पर लेटा हुआ था और साथ ही में उसमें एक बहुत ही तेज रोशनी वाला पत्ता था। वो पत्ता बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। लान चिंगेजुन ने जब पूछा कि ये क्या है और ये बच्चा कौन है, तब वो डिसिपल जवाब देते हैं कि ये बच्चा क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर इस टोकरे पर रखा हुआ मिला और इस पर ये पत्ता भी था। जब जब उन लोगों ने इस पत्ते की जांच करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि यह पत्ता चमकना बंद ही नहीं कर रहा था। इसकी रोशनी कम ही नहीं हो रही थी, तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या है। लान चिंगेजुन और लान कुरैन ये सुनकर हैरान होते हैं कि ये बच्चा है कौन और कौन इस बच्चे को इस तरह यहाँ क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर छोड़ गया है। लान कुरैन आकर उस पत्ते को अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वो पत्ता अभी भी चमक रहा था। लान कुरैन अब अपने भाई की ओर देखते हैं। लान चिंगेजुन अपने थ्रोन से नीचे हॉल की तरफ आते हैं और उस बच्चे को और उस पत्ते को देखते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें इस बच्चे को देखकर अलग ही फीलिंग आ रही थी। लान कुरैन उस पत्ते को लान चिंगेजुन की ओर बढ़ा देते हैं। लान चिंगेजुन जैसे ही उस पत्ते को हाथ में लेते हैं, उस पत्ते की चमक गायब हो जाती है। वो पत्ता अब चमक नहीं रहा था। ये देखकर सभी हैरान होते हैं, लान चिंगेजुन भी। फिर लान चिंगेजुन उस पत्ते को अच्छे से देखते हैं। जैसे ही वो उस पत्ते को पलटते हैं, उन्हें वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वो उसे पढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, उनके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उनके चेहरे का रंग उस पत्ते पर लिखे हुए एक एक शब्दों को पढ़कर उड़ चुका था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। लान कुरैन अपने भाई के इन एक्सप्रेशन को देखकर समझ गए थे कि कोई ना कोई बात है, जो उनके भाई इतने ज़्यादा परेशान हो गए। लान कुरैन कहते हैं, गगा क्या लिखा हुआ है इसमें? लान चिंगेजुन अपने भाई को देखते हैं और उस पत्र को लान कुरैन की ओर बढ़ा देते हैं। लान कुरैन उस पत्र को पढ़ने लगते हैं और जैसा हाल लान चिंगेजुन का हुआ था उस पत्र को पढ़ने के बाद, वैसा ही हाल अब लान कुरैन का हो चुका था। वो एक अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ लान चिंगेजुन को देखते हैं और फिर उस बच्चे को देखते हैं। लान कुरैन कहते हैं, गगा ये इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या ये सच है? लान चिंगेजुन कहते हैं, नहीं कुरैन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ये हो कैसे सकता है? उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये बच्चा लान चिंगेजुन का है और ये उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें लौटाई जा रही है। लान कुरैन कहते हैं, गगा लेकिन इस पे ये क्यों लिखा हुआ है और ये बच्चा? लान चिंगेजुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। तभी एक लान डिसिपल कहता है, क्यों ना हम इस बच्चे की गर्दन के पीछे क्लाउड का निशान देखकर पता लगाए कि ये बात सच है या नहीं, ये बच्चा लांस का है या नहीं। लान कुरैन सबसे पहले यही काम करते हैं और लान चिंगेजुन उनकी धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है कि क्या ये सच में उनका बच्चा है या नहीं। लान कुरैन उस बच्चे को टोकरी से उठाते हैं और उसके गर्दन के पीछे क्लाउड के निशान को चेक करने लगते हैं, जो कि हर लांस की पहचान होती है। और उनके होश तब उड़ जाते हैं जब उन्हें वो निशान दिख जाता है। उस बच्चे की गर्दन के पीछे लांस के क्लाउड का निशान था। ये देखकर लान कुरैन शॉकिंगली लान चिंगेजुन को देखते हैं और लान चिंगेजुन वो पूरी तरह हिल चुके थे। तभी एक लान डिसिपल कहता है, महाराज उस बच्चे के हाथ को देखिए, वो क्या है? लान कुरैन उस बच्चे के हाथ को देखते हैं और वो जो देखते हैं उनका शक यकीन में बदलते जा रहा था, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में जेड टोकन लिपटा हुआ था, जो लान चिंगेजुन का था, जो कि पहले उनसे खो गया था और अब ये जेड टोकन इस बच्चे के पास मिला है। लान कुरैन अब एक आखिरी जांच और करते हैं। वो उस बच्चे के सैन ग्लैंड को इनहेल करते हैं और उन्हें अपने भाई के फेरोमोन फील हो जाते हैं। ये एक अल्फा बच्चा है। लान कुरैन अब लान चिंगेजुन की ओर देखते हैं और अपना सर नोट कर देते हैं कि हाँ, ये बच्चा आपका ही है। और लान चिंगेजुन वो कुछ समझने की हालत में ही नहीं थे। ये हो कैसे सकता है? उनकी ज़िंदगी में कोई भी ओमेगा नहीं है और ना ही वो कभी किसी ओमेगा के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। क्या कुछ है जो उन्हें फील हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। लान चिंगेजुन उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं
ये बच्चा उन्हें अपना सा लग रहा है। और उसके बाद से ही लान चिंगुजुन ने उस बच्चे को अपना बेटा कहकर इस लान एम्पायर का हायर बना दिया था और उसका नाम लान शिचेन रखा गया था। कुछ लोगों ने सबूतों को देखकर इस बात को मान लिया था और कुछ अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि लान चिंगुजुन का बेटा लान शिचेन ही है। और इसी बीच 1 साल बाद ये खबर आती है कि लान चिंगुजुन की लाइफलेस बॉडी लान डिसिपल्स को फॉरेस्ट के बाहर मिली है। लान चिंगुजुन की मौत हो चुकी थी। उनके शरीर पर बहुत सारे घावों के निशान थे, लेकिन कोई भी यह पता नहीं कर पाया कि ये किसका किया हुआ है, क्योंकि किसी को भी कोई भी सबूत नहीं मिले थे कि ये किसने लान चिंगुजुन को मारा है। लेकिन लान कुरैन का शक एक ही क्लान पर गया था और वो था वैन क्लान। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे पता करे कि वैन क्लान ही इसके पीछे है। और ऊपर से इतने ज़्यादा शक्तिशाली राजा को मारना आम बात नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है तो सिर्फ वैन क्लैन के पीठ पीछे वार करने से या फिर उनकी अप्राकृतिक कूटनीति की वजह से। इसीलिए लान कुरैन का शक हमेशा वैन क्लैन पर ही गया, लेकिन वो कभी इसे प्रूव नहीं कर पाए। और वक्त बीतते बीतते ये बात लोग भूलने लगे। लान कुरैन अब लान साम्राज्य के सम्राट थे और सोल मास्टर भी। और लान शिचेन अभी 18 साल का अल्फा है। ये तो लान परिवार की बात हो गई। अब हम जानते हैं कि लान क्लान में शिक्षा की क्या प्रणाली होती है। लान कुरैन जो कि सोल मास्टर है, लेकिन लान कुरैन सोल्स और सोल बीस्ट से जुड़ी सिर्फ बातें या फिर लिखित ज्ञान ही उन विद्यार्थियों को देते हैं जो कि यहाँ पर सोल वॉरियर बनने के लिए आते हैं। और रही बात प्रशिक्षण की या हमारी बातों में कहा जाए प्रैक्टिकल की, तो उसके लिए लान कुरैन वो सोल मास्टर नहीं है जो विद्यार्थियों को फॉरेस्ट में ले जाकर उन्हें सोल बीस्ट के हंट के बारे में बताएं या फिर उन्हें सोल बीस्ट को कैसे काबू करना है ये बताएं। इसके लिए लान क्लान में 2 प्रसिद्ध सोल मास्टर्स हैं जो कि सोल वॉरियर बनने आए विद्यार्थियों को सोल बीस्ट को कैसे काबू करके अपने आप को उन सोल बीस्ट का मास्टर बनाना है, ताकि वो सोल बीस्ट आपकी बातों को माने और आपको अपना मास्टर बनाकर आपको आपकी कल्टीवेशन को मजबूत करने में मदद करें। इस बारे में प्रशिक्षण देंगे। पहले सोल मास्टर है मास्टर शाओ शिनचैन, जिनके पास 10 सोल रिंग है। और सोल मास्टर तो वही बन पाता है जिसके पास 10 सोल रिंग या उससे ज़्यादा हो। और मास्टर शाओ शिनचैन के पास 10 सोल रिंग है। लान साम्राज्य के सभी लोग मास्टर शाओ शिनचैन की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वो एक सोल मास्टर है, बल्कि इसका एक और कारण यह भी है कि एक ओमेगा होकर शाओ शिनचैन ने 10 सोल रिंग हासिल की है और सोल मास्टर बना। ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छे अल्फाज आज तक सोल मास्टर नहीं बन पाए। वहीं 32 साल की उम्र में ओमेगा शाओ शिनचैन एक सोल मास्टर बन गया था। ये बहुत ही गर्व की बात थी। और शाओ शिनचैन की 10वीं सोल रिंग है जो कि है एक वाइट स्नेक। वो बहुत ही पावरफुल प्योर एनर्जी की सोल है। ये सोल बीस्ट 2000 साल पुरानी थी। एक सोल मास्टर की हमेशा 10वीं सोल रिंग ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और शाओ शिनचैन की 10वीं सोल रिंग है वाइट स्नेक की। और लान कुरैन की 10वीं सोल रिंग है वुल्फ की, जो कि 3000 साल पुरानी सोल बीस्ट की सोल है। लान कुरैन ने 28 साल की उम्र में 10वीं सोल रिंग हासिल की थी और सोल मास्टर बने थे। अभी तो वो 50 साल के हो गए हैं। वो अब बस किताबी ज्ञान ही दिया करते हैं विद्यार्थियों को। और अब हम आते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के आखिरी और सबसे पावरफुल सोल मास्टर वी वुशियान, सबसे पावरफुल सोल मास्टर। इन्हें सबसे पावरफुल सोल मास्टर इसीलिए कहा गया क्योंकि वी वुशियान की 10वीं सोल रिंग एक 10,000 साल पुराने इविल खतरनाक डीमन की है। और जैसा मैंने बताया कि 10वीं सोल रिंग ही सबसे ताकतवर और उस सोल मास्टर की मेन सोल रिंग मानी जाती है। तो वी वुशियान की सोल रिंग एक डीमन की है और वो डार्क एनर्जी की सोल है, जिस वजह से आज वी वुशियान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके जितना पावरफुल अभी तक तो कोई नहीं है। वी वुशियान ने ये सोल रिंग बहुत ही कम उम्र में 20 साल की उम्र में हासिल कर ली है।
बचपन से ही विभूषण अकेले ही रहा है। उसे पता भी नहीं है कि उसके माँ बाबा कैसे दिखा करते थे। बस उसे उनका नाम ही याद रह गया है। वो अकेले ही जंगलों में रहा करता था और सोल मास्टर बनने के लिए उसने कोई शिक्षा नहीं ली थी। वो जंगलों में रहकर सोल बीस्ट से लड़ते लड़ते वो एक इतना ताकतवर सोल मास्टर बन गया। लेकिन 10वीं सोल रिंग मिल जाने के बाद उसने कभी भी और सोल रिंग हासिल करने की चाह नहीं रखी। वो बस यहीं पर आकर ठहर गया। वो वैसे ही जंगलों में रहा करता। अब तो वो शहरों शहरों गांवों में भी घूमा करता था। और इसी बीच विभूषण की मुलाकात किसी सफ़र पर निकले लानकोरन से हुई और लानकोरन को पता चला कि विभूषण एक डार्क एनर्जी डीमन सोल का सोल मास्टर है। लानकोरन को विभूषण से मिलने के बाद उसकी एक चीज़ भा गई थी और वो हर सोल मास्टर में होना ज़रूरी है और वो है उसका संयम। वो अपने डीमन अग्रेशन को भी आराम से काबू कर लेता है और ऐसा सोल मास्टर होना बहुत ही बड़ी बात है जो अपने अंदर की सोल बीस्ट को नियंत्रण में रख सके। और तभी लानकोरन ने विभूषण को लान साम्राज्य में आकर प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा। विभूषण भी बस यहाँ वहाँ अपना सफ़र किया करता था। वो लान साम्राज्य में जाकर शायद अब अपने सफ़र को रोक सकता है और यही सोचकर विभूषण ने लानकोरन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और वो लान साम्राज्य में आ गया। लानकोरन ने शाओ शिनचेन को भी इसी तरह अपने साम्राज्य में सोल मास्टर बनकर शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया था और उसने भी इस प्रस्ताव को मना नहीं किया। 5 साल हुए हैं शाओ शिनचेन को लान साम्राज्य में आए हुए और विभूषण 20 साल से लान साम्राज्य में है। आज शाओ शिनचेन एक 37 साल 37 ईयर ओल्ड ओमेगा है और विभूषण एक 40 साल का अल्फा और लानकोरन 50 साल के अल्फा हैं। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की है। उन्होंने लान सेचेन को ही अगला सम्राट घोषित कर दिया है लान साम्राज्य का। अब आते हैं हम मेन स्टोरी पर। लान महल के ग्राउंड पर बहुत से विद्यार्थी खड़े हुए हैं क्योंकि नया सत्र है ये और जो भी सोल वॉरियर बनने के लिए दाखिला ले चुके हैं वो सभी विद्यार्थी ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ सेक्ट के राजकुमार भी आए हुए हैं लेकिन किसी को भी यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ आने वाले हर विद्यार्थी समान हैं, चाहे वो किसी सेक्ट के मुखिया के बच्चे हों या फिर गांव के किसी किसान या गरीब के बच्चे। सभी लोग साथ में खड़े हुए हैं और सामने सबसे फ्रंट में 2 लोग अपने थ्रोन पर पहले से ही मौजूद हैं और एक थ्रोन खाली है। सेंटर में जो थ्रोन है वहाँ पर लानकोरन बैठे हुए हैं और लानकोरन के साइड में एक थ्रोन पर वाइट क्लॉथ में मास्टर शाओ शिनचेन बैठे हुए हैं और लानकोरन के एक तरफ का थ्रोन बिल्कुल खाली है और लानकोरन और शाओ शिनचेन को देखकर ही लग रहा है कि उन्हें किसी का इंतज़ार है जो उस थ्रोन पर बैठेगा जो कि अभी खाली है। तभी लानकोरन अपनी नज़रों को सामने के रास्ते की ओर करते हैं। शाओ शिनचेन भी उस ओर देखता है और अपने मास्टर्स को इस तरह बाहर के रास्ते की ओर देखते हुए देखकर सभी विद्यार्थी का ध्यान भी पीछे की ओर चला जाता है। तभी सभी लोग वहाँ से एक पर्सन को आते देखते हैं जो कि फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स में है। उसके एक हाथ पर तलवार है और दूसरा हाथ उसकी बैक में है। सभी विद्यार्थी उस इंसान का ऑरा देखकर थोड़ा सा सहम गए थे। वो इंसान दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसकी रेड आइज और उसका कोल्ड ऑरा जिसके साथ वो लोगों को क्रॉस करके सामने की ओर आ रहा है तो सभी को एक स्ट्रॉन्ग पावर का अनुभव होता है। दिखने में ही लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये है कौन। वो इंसान जो कि एक अल्फा है लानकोरन के सामने आकर उन्हें झुककर बो करता है। लानकोरन भी अपनी जगह पर खड़े होकर उसे बो करते हैं। शाओ शिनचेन भी अपने सामने खड़े अल्फा को ग्रीट करता है क्योंकि वो उसका एल्डर है और वो अल्फा नोट करता है और लानकोरन के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। लानकोरन अब सबके सामने आते हैं और सभी को देखते हुए कहते हैं, कल से आप सभी के व्याख्यान शुरू हो जाएंगे। आपके व्याख्यान की कक्षा मैं लिया करूँगा।
और आपको हंटिंग के बारे में प्रशिक्षण 2 सोल मास्टर्स दिया करेंगे। पहले सोल मास्टर हैं मास्टर शाओ शिनचैन और इनकी 10वीं सोल रिंग वाइट स्नेक की है, जो 2000 साल पुरानी सोल बीस्ट है। यह सुनकर सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर मास्टर शाओ शिनचैन को देखते हैं। 2000 साल पुरानी सोल बीस्ट ने मास्टर शाओ शिनचैन को अपना मास्टर चुना है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे थे कि जैसे कि उन लोगों ने कुछ बहुत बड़ा सुन लिया हो। और उन्हीं में एक अल्फा शुयांग, जो विद्यार्थी है, अपनी चमकती नज़रों से शाओ शिनचैन को देख रहा था। कितने सुंदर हैं ये सोल मास्टर, और ये एक ओमेगा है। शाओ शिनचैन सभी के सामने आता है और झुककर बो करता है और अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देता है। अब लान कुरैन अपने साइड वाले अल्फा की ओर देखकर कहते हैं, और ये हैं आपके दूसरे सोल मास्टर, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सोल मास्टर हैं, मास्टर वी वुशियान। और इनकी 10वीं सोल रिंग एक डीमन की है, जो कि 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट है। ये सुनकर सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट, वो भी डीमन की। ये इंसान जैसा दिखता है उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये हमारे सोल मास्टर होंगे? लोग तो इनकी आंखों को देखकर ही डर जाएंगे। सभी लोग वुशियान को अपनी डरी हुई नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वुशियान, उसके एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। उसका चेहरा वैसा ही कोल्ड था। वो भी आगे आकर सभी को बो करता है और अपना नाम बताकर पीछे हो जाता है। लान कुरैन कहते हैं, तो ये दोनों सोल मास्टर ही आप लोगों को सोल बीस्ट हंटिंग का प्रशिक्षण देंगे। आप लोगों को सोल बीस्ट को हंट करने से लेके उससे सोल रिंग हासिल करने तक का नियम पता होना चाहिए। और आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं आपको सभी नियमों के बारे में बताऊंगा। नियम ये है कि जब आप सोल हंटिंग के दौरान फॉरेस्ट में किसी सोल बीस्ट को पकड़ लेते हैं, तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। आप चाहो तो उस सोल बीस्ट को तुरंत मारकर उससे सोल रिंग हासिल कर सकते हो, और दूसरा विकल्प ये है कि उस सोल बीस्ट को पकड़ने के बाद उस सोल बीस्ट के मास्टर बन जाओ और उसके साथ कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करो। इससे आप शक्तिशाली होते जाएंगे, और जब आपको लगेगा कि आपके लिए इतनी शक्तियाँ पर्याप्त है, तब आप उस सोल बीस्ट को मारकर अपनी सोल रिंग हासिल कर सकते हो। इसके लिए 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने से ज़्यादा आप किसी भी सोल बीस्ट को अपने साथ नहीं रख सकते। आपको उसे मारकर उससे सोल रिंग हासिल करनी ही होगी। क्या आप लोग समझ गए? सभी एक साथ कहते हैं, जी मास्टर। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, फिर कल से आप लोगों की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। अब आप लोग जाकर अपने अपने क्वार्टर्स में आराम कीजिए। यह कहकर लान कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। साथ में वी वुशियान और शाओ शिनचैन भी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी विद्यार्थी भी अपने रहने के स्थान की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो एक दूसरे को पहले से जानते थे, जैसे सेक्ट के राजकुमार, क्योंकि वो लोग सेक्ट के कामों के दौरान मिला करते थे। अब हम दूसरे दिन देखते हैं, लान कुरैन ने अपना पहला व्याख्यान दे दिया था। लोगों को कुछ बातें समझ आ गई थी कि उन्हें कैसे और क्या करना है। अब बारी थी मास्टर वी वुशियान और मास्टर शाओ शिनचैन की कक्षा की, जिसमें उन्हें आगे क्या करना है उसके बारे में बताया जाएगा। मास्टर शाओ शिनचैन और वी वुशियान उनकी कक्षा में पहुंच जाते हैं। जितना लोग मास्टर शाओ शिनचैन को देखकर खुश हो चुके थे, उतना ही मास्टर वी वुशियान को देखकर डर चुके थे। मास्टर शाओ शिनचैन कहते हैं, आज आपकी ये पहली कक्षा है, तो पहले हमें आप लोगों को जान लेना चाहिए। यह कहकर शाओ शिनचैन वी वुशियान को देखता है, लेकिन वी वुशियान ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे इस पर कोई रुचि नहीं थी। शाओ शिनचैन अब सबकी ओर देखकर अपना परिचय देने को कहता है। सभी लोग एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं। जांग सेक्ट के जांग चेंग जांग यानली, नी सेक्ट के नी होशांग, जिन सेक्ट के जिन जिशवान, जिन म्यानमान, वन सेक्ट से वैन किंग, और जो सेक्ट से नहीं थे उनमें थे मैंग्याओ, शोयांग, शूशे।
शुयांग तो बड़ी सी स्माइल के साथ मास्टर शाओ शिनचैन को देख रहा था। उसकी आंखों में शाओ शिनचैन को देखकर एक अलग ही खुशी थी और इस पर विवुशान की नज़र पड़ चुकी थी। वुशियान पहले तो शुयांग को देखता है और फिर अपने साइड में खड़े शाओ शिनचैन को देखकर एक स्मित करता है। इंट्रोडक्शन के बाद शाओ शिनचैन विवुशियान की ओर देखता है और कहता है, मास्टर विवुशियान, अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। विवुशियान अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं पहली बात आपसे यही कहूँगा कि कमज़ोर दिल के इंसान जो कि सोल बीस्ट का सामना नहीं कर सकते, वो अभी पीछे हट सकते हैं। वुशियान की आवाज़ जो कि थोड़ी सी डार्क है क्योंकि वो एक डीमन की सोल रिंग कैरी करता है और उसकी बातों को सुनकर सभी लोग डर चुके थे, लेकिन वो इस तरह पीछे तो नहीं हट सकते। वुशियान जब देखता है कि सभी इसके लिए तैयार हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा, तो वो कहता है, ठीक है, सभी तैयार हो जाओ। अब हम सभी को फॉरेस्ट जाकर अपने लिए एक सोल बीस्ट की खोज करनी है जो आपको अपना मास्टर समझे और आपके कल्टीवेशन में आपकी मदद करे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। कुछ सोल बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। वो किसी को भी अपना मास्टर बनाना स्वीकार नहीं करती और वही सोल बीस्ट होगी जिनकी हमें तलाश है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट होगी। क्या सभी समझ गए? सभी कहते हैं, जी मास्टर। विवुशियान अब शाओ शिनचैन को देखता है और कहता है, मास्टर शाओ शिनचैन, हम थोड़ी देर में फॉरेस्ट के लिए निकलने वाले हैं, आप सब तैयारी कर लीजिए। शाओ शिनचैन कहता है, जी मास्टर। विवुशियान वहाँ से चला जाता है। अब शाओ शिनचैन सभी को बता देता है कि उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉरेस्ट में, और सभी अपनी अपनी तलवार को ज़रूर साथ में ले लें। सभी कहते हैं, जी मास्टर। शाओ शिनचैन भी वहाँ से चला जाता है। नी हुएशांग जो कब से विवुशियान के डर से अपना फेस निहास के पीछे छिपाए हुए था, वो निहास को हटाकर सभी की ओर देखकर कहता है, भाई जियांग, मास्टर विवुशियान ने जो कहा वो सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है। तो जब हम फॉरेस्ट जाकर सब कुछ अपने सामने देखेंगे तो वो कितना खतरनाक होगा। जैनचेंग कहता है, नी हुएशांग, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डरोगे तो फिर सोल वॉरियर कैसे बनोगे। नी हुएशांग कहता है, मैं तो सोल वॉरियर बनना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरे गागा की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। वो चाहते हैं कि मैं एक सोल वॉरियर बनूं। जैनचेंग कहता है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हें सोल वॉरियर बनना चाहिए। चलो अब जल्दी से तैयारी करते हैं। मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूँ कि मुझे कौन सी सोल बेस्ड मास्टर चुनने वाली है। सिजे, क्या आपको भी डर लग रहा है फॉरेस्ट में जाने से? जांग यानली एक स्वीट स्माइल के साथ कहती है, नहीं चैंग, जब मास्टर शाओ शिनचैन और मास्टर विवुशियान हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी अचानक नी हुएशांग कहता है, वो तो वैन क्लैन वाले हैं ना। जांग चेंग, जांग याली, जिंग जुशवान सभी वैन किंग की ओर देखते हैं। मैंने सुना है लांस और वैंस में गर्मा गर्मी चलती है। जांग चेंग कहता है, लेकिन क्यों? तभी जिंग जुशवान कहता है, वो इसलिए क्योंकि मास्टर लान कुरन को लगता है कि उनके भाई लान जंगेजुन की मौत में वैन क्लैन का हाथ है। तो फिर न्यूशंग कहता है, तो फिर ये दोनों यहाँ पर कैसे? जियांग यानली कहती है, क्योंकि लान प्लान अध्ययन के लिए किसी को भी रोकता नहीं है। न्यूशंग कहता है, अच्छा। जियांग यानली कहती है, चलो अब हमें चलना चाहिए। और थोड़ी देर बाद सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। सभी लोग अपनी तलवार पर फॉरेस्ट की तरफ उड़ जाते हैं। सबसे सामने विवुशियान और शाओ शिनचैन थे, क्योंकि वही उन्हें उस फॉरेस्ट में ले जाएंगे जहाँ पर सोल बीस्ट होगी। वो लोग एक बैरियर के पास रुकते हैं। ये फॉरेस्ट का वो एरिया है जिसके अंदर सोल बीस्ट मिलेंगी। सभी लोग अपनी तलवारों से नीचे आ जाते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा घना और डरावना था। नी हुएशांग ने तो डर के मारे जांग चेंग के हाथ को ही पकड़ लिया था। नी हुएशांग एक ओमेगा है और जांग चेंग एक अल्फा। जांग यानली ओमेगा है, जिंग जुशवान अल्फा है, वैन किंग, म्या, मैंग्याओ ये लोग ओमेगा हैं और सुयांग शूशे सभी अल्फा हैं। जांग यानली कहती है, मास्टर, क्या यही वो जंगल है जहाँ पर हमें सोल बेस्ट मिलेंगी? शाओ शिनचैन कहता है, हाँ यही जंगल है जहाँ तुम्हें तुम्हारी सोल बेस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ चौकन्ना रहना होगा, अपनी तलवार को तैयार रखना।
यहाँ पर कोई भी सोल बीस्ट कहीं से भी हमला कर सकती है। समझ गए सभी? सभी कहते हैं जी मास्टर। विभूषण शाओ शिनचैन को देखता है और कहता है, मास्टर शाओ, आप इन लोगों के साथ चलिए और ध्यान रखिएगा कि कोई भी सोल बीस्ट का शिकार ना बन जाए। यह कहकर विभूषण नी हुएशांग को देखता है और नी हुएशांग डर के मारे अपने फैन को अपने सामने कर लेता है। शाओ शिनचैन अपना सर शेक करता है कि मास्टर वे इन्हें डराना बंद नहीं कर रहे। शाओ शिनचैन कहता है, जी मास्टर वे, मैं ध्यान रखूंगा। विभूषण आगे बढ़ने लगता है और सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सभी इधर उधर देखकर चल रहे थे कि कहीं से कोई भी सोल बीस्ट हमला ना कर दे। वो लोग फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी तक उनका सामना किसी भी सोल बीस्ट से नहीं हुआ था। तभी अचानक ही वुशान एक जगह पर रुक जाता है। वुशान के रुकते ही शाओ शिनचैन अलर्ट हो जाता है। वो सभी विद्यार्थी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, सभी लोग सावधान रहें। विभूषण को किसी की आहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके करीब आ रहा था। वुशान सभी को अपना हाथ दिखाकर वहीं खड़े रहने का इशारा करता है और वो खुद उस झाड़ी की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर हलचल हो रही थी। वुशान जैसे ही वहाँ उस झाड़ी के करीब पहुँचता है, अचानक ही उसकी नज़र के सामने एक टाइगर आ जाता है। वुशान सावधान हो जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। वो टाइगर एक जोर से दहाड़ मारता है और वुशान की ओर वार करने को दौड़ जाता है। ये देखकर सभी विद्यार्थी शाओ शिनचैन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइगर बहुत ही बड़ा था और खतरनाक लग रहा था। शाओ शिनचैन टाइगर की सोल बीस्ट को देखकर ही समझ गया था कि मास्टर विभूषण के आगे ये सोल बीस्ट कुछ भी नहीं है। मास्टर वे उसे काबू कर सकते हैं और ऐसा ही होता है। टाइगर के वुशान के करीब आते ही वुशान अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और आसानी से उस टाइगर को काबू कर लेता है। वो टाइगर अपनी हार मानकर बिल्कुल शांत खड़ा हो चुका था और बाकी सभी लोग विभूषण की डीमन फॉर्म को देखकर उनका विभूषण के प्रति डर दुगना हो गया था। उनके ये मास्टर विभूषण इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों हैं? वुशान के नॉर्मल फॉर्म में आते ही सभी लोग वहाँ विभूषण और उस टाइगर के पास आ चुके थे। वुशान सभी को देखता है। वो अपने एक हाथ को उस टाइगर के सर पर रखता है और वो शाओ शिनचैन की ओर देखकर कहता है, इसकी सोल 200 साल की है। शाओ शिनचैन कहता है, तो मास्टर वे, आपको क्या लगता है ये किसे अपना मास्टर चुनेगी? विभूषण कहता है, ये तो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि ये किसे अपने मास्टर के काबिल समझता है, लेकिन ये आपको और मुझे तो अपना मास्टर नहीं समझेगा, क्योंकि हमें संभाल पाना इसके बस की बात नहीं। क्योंकि 10,000 साल और 2,000 साल पुराने सोल बीस्ट का 300 साल पुराने सोल बीस्ट से कोई मुकाबला नहीं है। शाओ शिनचैन कहता है, सही कह रहे हैं आप। सभी लोग यहाँ सामने आकर खड़े हो जाओ। ये टाइगर जिससे अपने मास्टर बनने के काबिल समझेगा, वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाएगा। सभी लोग सामने आकर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें डर तो लग रहा है, क्योंकि कुछ भी कहो, यह है तो एक टाइगर। सभी के खड़े हो जाने के बाद वो टाइगर आगे बढ़ने लगता है। वो पहले शूशे के पास आकर खड़ा होता है। शूशे तो अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को कसते हुए खड़ा था कि इस टाइगर ने जरा सा भी कुछ किया तो वो इसे यहीं पर मार देगा। लेकिन वो टाइगर उससे आगे बढ़ जाता है, मतलब शूशे को वो अपना मास्टर नहीं चुन रहा है। ऐसे ही वो टाइगर नी हुएशांग, वन किंग, म्यान म्यान, मेंग याओ, जिंजिस स्वान, जांग यानली सभी को क्रॉस करता है और आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, जंग चेंग और शुयांग। अब देखना ये है कि ये टाइगर किसे अपना मास्टर चुन रहा है। वो टाइगर जंग चेंग के पास आकर एक जोर की दहाड़ मारता है। सभी लोग इससे थोड़े सहम जाते हैं। विभूषण कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जंग चेंग अपना नाम बताता है। विभूषण कहता है, अब तुम इस टाइगर के मास्टर हो। ये तुम्हें अपना मास्टर मानकर तुम्हारी कल्टीवेशन को मजबूत करने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी पहली सोल रिंग एक टाइगर की होगी। जंग चेंग को इस बात से बहुत ही खुशी होती है। उसकी पहली सोल रिंग एक टाइगर की सोल बीस्ट है। टाइगर ने उसे अपना मास्टर चुना है। जंग चेंग विभूषण और शाओ शिनचैन को झुककर बो करते हुए कहता है, शुक्रिया मास्टर। शाओ शिनचैन नोट कर देता है। विभूषण कहता है,
चलो अब आगे देखते हैं कि दूसरी सोल बेस्ड किसे अपना मास्टर चुनने वाली है। सभी नोट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी नी हुईशांग जोर से चिल्ला उठता है। सभी का ध्यान उस पर जाता है। यानली और जियांग चेंग जल्दी से उसके पास आते हैं और कहते हैं, हुईशांग क्या हुआ है तुम्हें? नी हुईशांग कहता है, मेरा पैर उठ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे जकड़ लिया है। मुझे बाहर निकालो इधर से। वी वुशान नी हुईशांग के पास आता है और नीचे झुककर नी हुईशांग के पैर को देखता है और फिर अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है, लो, तुम्हारे लिए तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तुम्हारी सोल बीस्ट ने तुम्हें ऐसे ही एक मास्टर चुन लिया। शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, इसका क्या मतलब है? वी वुशान कहता है, इसके पैरों में जो बेलाएं लिपटी हुई हैं वो ही इसकी सोल बीस्ट है। अपने हाथ को आगे करो। नी हुईशांग डरते डरते अपने हाथों को आगे कर देता है और वो बेलाएं जो उसके पैर पर लिपटी हुई थी वो उसके हाथ पर आकर लिपट जाती हैं। नी हुईशांग पलट पलट कर अपने हाथ को देखता है। क्या उसे अपनी सोल रिंग मिल गई? लेकिन इन शाखाओं की सोल बीस्ट, ये कैसी सोल बीस्ट है? विभूषण वहां से जाने लगता है। तभी नी हुईशांग कहता है, मास्टर विभूषण। विभूषण पीछे पलट कर देखता है। नी हुईशांग जल्दी से अपने फेस को अपने फैन से कवर करते हुए कहता है, मास्टर वो मेरी सोल बीस्ट कितने साल पुरानी है? विभूषण उस शाखा को देखता है और उस पर अपना हाथ रखता है और कहता है, सिर्फ 100 साल पुरानी है। नी हुईशांग को इसी बात पर खुशी होती है, वरना वो तो ये सोच रहा था कि उसे कोई सोल बीस्ट मिलेगी भी या नहीं। अब सभी लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तभी किसी का जोरदार वार शाओ शिनचैन पर होता है। शाओ शिनचैन इससे बहुत ही दूर फोर्स से जाता है, लेकिन वो फिर अपने आप को संभाल लेता है। सभी लोग सामने देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी 9 टेल फॉक्स है। वो सिर्फ शाओ शिनचैन पर ही वार कर रही है। शाओ शिनचैन भी पीछे नहीं रहता। वो 3-4 मूव के बाद ही उस फॉक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो फॉक्स अब बिल्कुल शांति से खड़ी थी, क्योंकि उसे शाओ शिनचैन ने हरा दिया था। अब उसे किसी को अपना मास्टर चुनना होगा। विभूषण उस फॉक्स के पास आता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है। वो थोड़ा हैरान होता है। शाओ शिनचैन कहता है, क्या हुआ मास्टर वे? विभूषण कहता है, ये सोल बीस्ट 500 साल पुरानी है और बहुत पावरफुल भी है, और ये बस ओमेगा को ही अपना मास्टर चुनेगी, इसीलिए इसने सिर्फ आप पर वार किया है। विभूषण पीछे पलटता है और कहता है, जितने भी ओमेगास हैं वो सामने आओ। ये सुनकर वन किंग, म्या म्या, जांग यानली, मैंग्याओ सभी सामने आ जाते हैं। अब वो फॉक्स आगे बढ़ने लगती है अपने डिजर्विंग मास्टर को चुनने के लिए, जिसे वो कल्टीवेशन में मदद करने वाली है। वो मैंग्याओ के पास आती है, लेकिन उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। मैंग्याओ का इस पर मुंह उतर जाता है। वो सोच रहा था कि इतनी पुरानी और पावरफुल सोल बीस्ट उसे मिल जाएगी तो कितना अच्छा होगा, लेकिन उसके अरमान तो धरे ही रह गए। उस सोल बीस्ट ने तो उसे अपना मास्टर ही नहीं चुना। ऐसे ही वो फॉक्स म्या म्या वनकिंग को क्रॉस करते हुए जांग यानली के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी टेल्स को फैला देती है। विभूषण कहता है, आपका नाम क्या है राजकुमारी? जांग यानली कहती है विभूषण को बो करते हुए, मेरा नाम जांग यानली है मास्टर वे। विभूषण कहता है, इस फॉक्स ने आपको अपना मास्टर चुना है, मानना पड़ेगा। इतनी पावरफुल सोल बीस्ट ने आपको अपना मास्टर चुना है, आप में ज़रूर कोई बात होगी। जांग यानली कहती है, शुक्रिया मास्टर वे। विभूषण बस नोट करता है और आगे बढ़ जाता है। सभी लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी और दूर चलने पर उनका सामना एक ब्लैक पैंथर से होता है और उस ब्लैक पैंथर को काबू करने के बाद पता चलता है कि वो भी एक 300 साल पुरानी सोल बीस्ट है। जैसे कि वो टाइगर की 300 साल पुरानी सोल बीस्ट थी, वैसे ही ये भी। और उसने जिनजिसवान को अपना मास्टर चुना। वो लोग और आगे बढ़ते गए। वहाँ उन्हें म्या म्या की सोल बीस्ट भी मिल गई थी, जो कि एक रेड बटरफ्लाई थी, जो 200 साल पुरानी सोल बीस्ट थी। वो लोग और खोज करते गए। तभी एक अलग ही सोल बीस्ट विभूषण की नज़र में आई, और वो था एक ब्लैक स्मोक। उसे विभूषण को ही काबू करना था, क्योंकि डार्क एनर्जी की सोल सिर्फ विभूषण की ही है। विभूषण हैरान होता है कि क्या डार्क सोल का मास्टर भी है इन विद्यार्थियों में। विभूषण ने चेक किया तो वो एक विच की सोल थी, जो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, और वो एक
वो बस एक 300 साल पुरानी ही थी। वो ओमेगा को ही अपने लिए चुनती। वहाँ पर 2 ओमेगा ही थे, एक तो मैंग्याओ और एक वैनकिंग। उस सोल ने वैनकिंग को अपना मास्टर चुना। वैनकिंग की सोल डार्क एनर्जी वाली सोल है। विभूषण कहता है, राजकुमारी, आपकी पहली सोल डार्क एनर्जी वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आगे की सोल भी डार्क होगी। आपकी 10वीं सोल रिंग तय करेगी कि आप किस पावर को कैरी करती हैं, प्योर एनर्जी या फिर डार्क एनर्जी। इसलिए आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैनकिंग कहती है, जी मास्टर। वो लोग और भी सोल बीस्ट की खोज में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक कछुए की सोल मिलती है जो 250 साल पुरानी सोल थी, जिसने शूशे को अपना मास्टर चुना था। अब सिर्फ 2 लोगों की सोल बीस्ट ही रह गई थी, एक मैंग्याओ और दूसरा शोयांग। आगे बढ़ने पर इस बार कोई शोयांग पर वार करता है और सरप्राइजिंगली शोयांग ने उस वार को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि ये वार किया किसने। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और एक बड़ा सा ब्लैक ईगल आकर शोयांग के आसपास घूमने लगता है। विभूषण ये देखता है और कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? शोयांग कहता है, मास्टर मेरा नाम शोयांग है। विभूषण कहता है, शोयांग तुम इसे काबू कर सकते हो, अपने एक हाथ को आगे करो। शोयांग अपने एक हाथ को आगे करता है और वो ईगल शोयांग के हाथ में बैठ जाता है। विभूषण उस ईगल को टच करता है। वो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि ये ईगल 700 साल पुराना सोल बीस्ट है और इसने शोयांग को अपना मास्टर चुना है। विभूषण कहता है, तुम अगर मेहनत करोगे तो जल्द ही अपनी 10वीं सोल रिंग तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये जो सोल बीस्ट है ये 700 साल पुरानी है, जो बहुत ही बड़ी बात है तुम्हारे लिए। शोयांग कहता है, जी मास्टर, मैं बहुत मेहनत करूँगा। विभूषण नोट करता है, अब सिर्फ एक ही इंसान के लिए सोल रिंग ढूंढनी बाकी थी। तभी मैंग्याओ जोर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, मास्टर यहाँ आइए, वहाँ पर कुछ था। सभी लोग उस ओर जाते हैं, लेकिन मैंग्याओ बहुत ही आगे पहुँच चुका था। विभूषण थोड़ी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये कौन है? मास्टर शाओ शिनचैन, उसे वहाँ जाने से रोको, उसे वापस आने को कहो। वो फॉरेस्ट का फॉरबिडन एरिया है, वहाँ उन लोगों का जाना सेफ नहीं है, वहाँ बहुत ही पुराने सोल बीस्ट रहा करते हैं। शाओ शिनचैन उसे रोकने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि मैंग्याओ खुद ही इस तरफ आ रहा है। मैंग्याओ उनके पास आता है और कहता है, वो उधर छिपा हुआ है, वो मैंने उसे वहीं देखा। शाओ शिनचैन कहता है, किसे देखा तुमने? मैंग्याओ कहता है, वो मैंने उसे उस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ से आकर देखा। वो छुपकर हमें देख रहा था और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं उसे पकड़ने को गया, तो वो मुझसे बचकर यहीं कहीं हमारी तरफ ही आकर छिप गया है। वो एक सोल बीस्ट है। मैंने उसे पहचाना नहीं कि वो किसकी सोल बीस्ट है, लेकिन वो सफ़ेद रंग की है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी विभूषण अचानक ही अपनी 2 उंगलियों से एक मंत्र को पढ़ता है और एक चोर की चीख के साथ कोई उनके ऊपर चक्कर लगाने लगता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। शाओ शिनचैन उसे अपनी पावर से नीचे लाता है और जब उसे सभी लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। मैंग्याओ तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देखा। ये तो वही है जिसकी तलाश के लिए वो यहाँ लानक्लान आया था। अब उसे बस इसे हासिल करना है कैसे भी। शाओ शिनचैन शॉकिंगली विभूषण को देखता है और कहता है, मास्टर वी, ये तो एक वाइट फिनिक्स है। विभूषण भी हैरान था। वाइट फिनिक्स? ये बहुत ही अलग है और उसने कभी भी वाइट फिनिक्स नहीं देखा था और ना ही उसने सुना था। उसने तो बस रेड फिनिक्स के बारे में सुना था कि फिनिक्स ऐसे होते हैं, लेकिन वाइट फिनिक्स, वो भी इतना छोटा सा। विभूषण ने कभी भी फिनिक्स सोल नहीं देखा था। उसे बस ये पता था कि फिनिक्स बहुत ही रेयर ही पाई जाती है और उनके पाए जाने के चांसेस उस फॉरेस्ट के फॉरबिडन एरिया में ही होते हैं और ये छोटा फिनिक्स भी वहीं से यहाँ पर आ गया है। तभी मैंग्याओ कहता है, मास्टर क्या ये मेरी सोल बीस्ट है? शाओ शिनचैन कहता है, हो सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि फिनिक्स का मास्टर ओमेगा ही होता है और अब सिर्फ तुम ही बाकी रह गए हो, तो हो सकता है कि ये तुम्हारी ही सोल बीस्ट हो। मास्टर विभूषण, आपका इस बारे में क्या सोचना है? विभूषण करीब आकर उस फिनिक्स के सर को टच करता है। वो फिनिक्स इस पर अपने पंखों को फैला देता है। विभूषण को पता चल गया था कि इस फिनिक्स को ऐसा करने से मज़ा आया।
और हैरानी की बात यह है कि ये लिटिल फिनिक्स उससे डर भी नहीं रहा है। विभूषण अपनी जगह से खड़ा होता है और अपना सर शेक करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी सोल बीस्ट हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ 17 साल पुरानी सोल बीस्ट है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हम उसी सोल बीस्ट का हंट करते हैं जो 100 साल से ज़्यादा की हो या 100 साल की ही हो। इसीलिए ये तुम्हारी सोल बीस्ट नहीं हो सकती। मेंग्याओ को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है, मास्टर लेकिन एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है, हो सकता है कि यह मेरी सोल बीस्ट हो। विभूषण को ज़्यादा बातें और ज़्यादा लोगों से आर्ग्यू करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो भी तब जब कोई उसकी बात का अपोज करे। विभूषण कहता है, ठीक है, देखते हैं ये फिनिक्स तुम्हें चुनती है या नहीं। यह कहकर विभूषण उस फिनिक्स के सामने से हट जाता है और वो लिटिल फिनिक्स वहीं खड़ी होकर अपना सर इधर उधर घुमा रही थी। शाओ शिनचैन ये देखकर उस फिनिक्स को जिस ओर मेंग्याओ है उस ओर जाने को पुश करता है, लेकिन वो स्टबन लिटिल फिनिक्स वापस उसी सेफ जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से उसे आगे पुश किया गया था। ये सीन देखकर कुछ तो इस लिटिल फिनिक्स की क्यूटनेस पर हंसी आती है, जैसे यान ली, म्या म्या, नी हुईशांग तो फैन के पीछे ही हंसने लगता है। शाओ शिनचैन को भी ये फिनिक्स बहुत ही क्यूट लगती है, लेकिन विभूषण वो सोच में पड़ जाता है। वो फॉरबिडन फॉरेस्ट की बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अगर इस फिनिक्स का मास्टर मेंग्याओ नहीं है तो वो यहाँ से आराम से अपने फॉरबिडन फॉरेस्ट जा सकती है, तो फिर ये यहाँ क्यों खड़ी है और जा क्यों नहीं रही। लेकिन मेंग्याओ, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उसे ये फिनिक्स किसी भी हालत में हासिल करना है। मेंग्याओ अपनी जगह से आगे बढ़ जाता है उस फिनिक्स को पकड़ने के लिए। वो फिनिक्स ये देखकर मेंग्याओ से दूर होकर सभी के आसपास चक्कर लगाने लगती है और मेंग्याओ उसे पकड़ ही नहीं पाता। विभूषण गुस्से से कहता है, रुक जाओ तुम। जब मैंने कह दिया है कि वो तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानता तो तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती। मेंग्याओ कहता है, तो फिर मैं इस फिनिक्स को यहीं मारकर इससे सोल रिंग हासिल कर लूंगा। जैसे ही वो फिनिक्स ये सुनती है तो वो झट से वुशान के पीछे छिप जाती है और अपनी गर्दन को वुशान के पीछे से बाहर कर मेंग्याओ को देखने लगती है, जिसने उसे मारने की बात की है। मेंग्याओ म्यान से अपनी तलवार को बाहर कर उस फिनिक्स की ओर बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी शाओ शिनचैन अपनी तलवार को मेंग्याओ के सामने कर उसे रोक देता है और कहता है, मेंग्याओ, अपनी हद मत भूलो। तुम्हें पता है तुम जिसकी बात को काट रहे हो वो तुम्हारे सोल मास्टर हैं। वो तुम्हें अभी लान साम्राज्य से बाहर कर देंगे, इसलिए उनके धैर्य की परीक्षा मत लो। जब उन्होंने कहा है कि वो सोल बीस्ट तुम्हारे किसी काम की नहीं, वो तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार नहीं कर रही है, फिर भी तुम उस सोल बीस्ट को मारना चाहते हो। हाँ, भले ही तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी यह एक नियम है कि किसी भी सोल बीस्ट को बिना वजह नहीं मारा जाता, वो भी ऐसी सोल बीस्ट को जो कि रेयर ही पाई जाती है, और वो भी फिनिक्स की सोल, और तुम उसे मारने चले हो। अपनी जगह पर पीछे जाओ। और आज तुमने जो गलती की है अपने मास्टर की बातों को ना सुनकर, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मास्टर लान देंगे। मेंग्याओ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिए मास्टर। शाओ शिनचैन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब यहाँ से वापस फॉरेस्ट से बाहर जाने वाले हैं, तब तुम्हें अपनी सोल बीस्ट मिल जाएगी। हम तुम्हारी सोल बीस्ट लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए परेशान मत हो। मेंग्याओ कहता है, जी मास्टर। वुशियान अपने पीछे पलटता है और उस लिटिल वाइट फिनिक्स को देखता है। वो उसे उठाता है और उसे लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास रख देता है और वहां से पलटकर जाने लगता है, लेकिन वो फिनिक्स वापस से वुशियान के पीछे पीछे उसके साथ जाने लगती है। शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, वो आपके पीछे, वो फिनिक्स आपके साथ आ रहा है। वुशियान पीछे पलटता है तो वो फिनिक्स जस्ट वुशियान के पीछे ही खड़ी हुई थी और अपना सर ऊपर कर वुशियान को ही देख रहे थे। वुशियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस उसके पीछे क्यों आ रहा है। वुशियान उसे फिर उठाकर वापस से पीछे रख के आता है, लेकिन वो फिनिक्स वापस से वुशियान के पास आ जाती है। शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, कहीं इसने आपको अपना मास्टर तो नहीं चुन लिया। यह सुनकर वुशियान उस फिनिक्स को देखता है और वो फिनिक्स जैसे शाओ शिनचैन की बात को समझ गई थी, वो जल्दी से उड़कर वुशियान के चेस्ट से चिपक जाती है और अपना सर वुशियान के नेक में छिपा लेती है।
इससे वीवूशान पूरा शौक और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। न्यूशान जो कि अपने फैन से हवा कर रहा था, उसका फैन रुक जाता है। ऊशान अपनी नज़रों को नीचे कर अपने सीने से चिपकी हुई उस फिनिक्स को देखता है, उस लिटिल फिनिक्स को। ये फिनिक्स आखिर करना क्या चाह रही है? ऊशान उसे अपने से दूर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्टबन फिनिक्स वो है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊशान इस बार थोड़ा फोर्स से उसे अपने से दूर करता है। वो फिनिक्स अपने पंखों को फैलाकर ऊशान के आसपास उड़ने लगती है। शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, मुझे लगता है मैंने जो कहा है वही सही है कि ये फिनिक्स आपको अपना मास्टर मान रही है। वीवूशान कहता है, ये हो कैसे सकता है? ये सिर्फ 17 साल की फिनिक्स है और ये तो इस वक्त अपने आप को पावरफुल करती है, अपने आप को बचा कर रखती है। लेकिन ये पहला सोल बीस्ट देखा है जो कल्टीवेटर से बचने की जगह उन्हें अपना मास्टर चुन रही है। तभी नी हुईशांग फ्लो में कह डालता है, मुझे लगता है इस फिनिक्स को मास्टर वी से प्यार हो गया है। यह कहकर नी हुईशांग हंसने लगता है। जन चंग उसे अपनी आंखें दिखाता है कि ये क्या बक रहे हो तुम, और वीवूशान वो बस घूर के नी हुईशांग को देखता है। नी हुईशांग की नज़र जब वीवूशान पर जाती है तो वो उसकी इन आंखों को देखकर अपना फेस फैन के पीछे छिपा लेता है। वो पागल हो गया है, उसने ये क्या बक दिया? क्या वो वीवूशान से पंगा लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नी हुईशांग की बातों को सुनकर वो फिनिक्स जो उड़ रही थी वो रुक जाती है और वीवूशान के शोल्डर पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हैं। ये फिनिक्स हर बात पर अपना रिएक्शन देती है, क्या इसे हमारी बातें समझ आती हैं? शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अब हमें चलना चाहिए। शाम लगभग हो गई है, रात से पहले हमें इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना है और अभी हमें एक और सोल बीस्ट की तलाश है। वीवूशान बस नोट करता है और उस फिनिक्स को अपने शोल्डर से नीचे उतारकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो फिनिक्स भी वीवूशान के पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ आसपास इतने सारे कल्टीवेटर है और इस फिनिक्स को किसी का भी डर नहीं है। वो बस अपनी अपनी ही धुन में वूशान के पीछे पीछे चले जा रही है और वूशान के पीछे आ रहे कल्टीवेटर और शाओ शिनचैन सभी हैरानी से ये नज़ारा अपने सामने होते देख रहे हैं। वूशान को जब लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो पीछे पलटता है और फिर वो फिनिक्स उसे अपने पीछे नजर आती है। वो एक गहरा सा शाय करके शाओ शिनचैन की ओर देखता है। शाओ शिनचैन कहता है, अब कोई रास्ता नहीं है, मास्टर लान ही इस बारे में कुछ बता पाएंगे। वूशान अपना सर शेक कर वापस से जाने लगता है और वो फिनिक्स जैसे कि उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, वो उड़कर वूशान के शोल्डर पर बैठ जाती है और उसके साथ साथ चलने लगती है। आसपास के लोग बस एक दूसरे की ओर देखकर ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। उन्हें आगे चलकर मैंग्याओ की सोल बीस्ट मिल जाती है, जो कि एक जंगली बिल्ली की सोल थी। वो 200 साल पुरानी सोल बीस्ट है। मैंग्याओ ना तो इस पर खुश था और ना ही दुखी, लेकिन गुस्सा उसे इस बात का आ रहा था कि वो फिनिक्स उसे नहीं मिली। लेकिन वो सोचता है, कोई बात नहीं, अगर ये फिनिक्स लान क्लान में रही तो वो कैसे भी कोशिश करके उसे पा ही लेगा। अब सभी लोग वापस लान क्लान की ओर जाने लगे थे और वो फिनिक्स वो भी वीवूशान के साथ थी। वो खुद उड़ सकती है, उसके बाद भी वो ऐसे ही वीवूशान के शोल्डर पर बैठे बैठे वूशान की तलवार पर वूशान के साथ ही उड़ रही है। और पीछे आ रहे कुछ लोगों को ये देखकर बहुत ही हंसी आ रही है। और हाँ, उनके सोल बीस्ट भी उनके साथ ही है, ठीक है। इवन शाओ शिनचैन, उसे भी ये देखकर बहुत ही फनी लग रहा है कि मास्टर वीवूशान को कोई तंग कर रहा है, वो भी एक सोल बीस्ट, जबकि सोल बीस्ट वूशान की ताकत को देखकर उससे दूर भागा करते हैं। और ये फिनिक्स मास्टर वे से इस तरह चिपकी हुई है। वूशान अपनी नज़रों को साइड करके उस फिनिक्स को देखता है, जो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा घुमा कर सभी नज़ारों को देख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार ये सब देख रही है। हाँ, वैसे वो पहली बार ही सब कुछ देख रही है, क्योंकि फॉरेस्ट के बाहर सोल बीस्ट की दुनिया नहीं है, उनकी दुनिया बस फॉरेस्ट तक ही है। वो लोग थोड़ी देर में लान क्लान पहुंच जाते हैं। अब सभी ग्राउंड में खड़े होकर लान कुरैन के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में लान कुरैन वहां पहुंच जाते हैं और शाओ शिनचैन से पूछते हैं कि क्या सभी को उनकी सोल बीस्ट मिल गई है। फिर शाओ शिनचैन उन्हें बताता है कि हाँ, सभी को उनकी सोल बीस्ट मिल चुकी है। और किसकी क्या क्या सोल बीस्ट है, लान कुरैन नोट करते हैं। लेकिन जब वो वीवूशान से कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ पलटते हैं तो वो कुछ और ही नज़ारा देखते हैं। लान कुरैन कहते हैं, मास्टर वे, क्या ये फिनिक्स है? वीवूशान कहता है, जी मास्टर लान,
ये वाइट फिनिक्स है। मैं भी पहले देखकर हैरान था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी नहीं सुना वाइट फिनिक्स के बारे में। लन कुरैन उस फिनिक्स के पास आने लगते हैं और ये देखकर वो फिनिक्स उड़कर वुशियान के चेस्ट में चिपक जाती है और अपना सर वुशियान के हानफों के अंदर घुसा देती है। इससे उन सभी लोगों को बड़ा झटका लगता है जो कब से वुशियान और इस फिनिक्स का तमाशा देखे जा रहे हैं। लन कुरैन कहते हैं, ये क्या कर रही है? क्या ये सोल बीस्ट आपसे डर नहीं रही मास्टर वे? तभी शाओ शिनचैन कहता है, नहीं मास्टर लान, ये फिनिक्स जब से मास्टर वे के पास आई है वो इनसे दूर कहीं जा ही नहीं रही है, ना ही किसी और के पास जा रही है। लन कुरैन कहते हैं, देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही छोटी कम उम्र की फिनिक्स है। वी वुशियान कहता है, हाँ मास्टर लान, ये सिर्फ 17 साल पुरानी फिनिक्स है। लन कुरैन कहते हैं, लगता है ये तुम्हें अपना मास्टर मानने लगी है, इसलिए किसी और के पास नहीं जा रही। शाओ शिनचैन कहता है, जी मास्टर, मैंने भी मास्टर वे से यही कहा था। लन कुरैन नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब रात हो गई है, आप लोगों को डिनर के बाद आराम करना चाहिए। कल से अपना अपना कल्टीवेशन अपने अपने सोल बीस्ट के साथ शुरू कर दीजिएगा। और हाँ, कल सिचन भी आने वाला है उसकी यात्रा से, तो वो भी आप सभी के साथ अभ्यास करेगा। सभी कहते हैं, जी मास्टर। सभी लोग अपने अपने सोल बीस्ट को लेकर चले जाते हैं। सोल बीस्ट अपने मास्टर के साथ ही रुकते हैं। वुशियान भी अपने चेस्ट से चिपके इस लिटिल फिनिक्स को देखता है। शाओ शिनचैन कहता है, मास्टर वे, ये आपको आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, ये बहुत ही ढीठ फिनिक्स है। इस पर फिनिक्स अपनी गर्दन वुशियान के हानफों से बाहर कर शाओ शिनचैन को देखता है। शाओ शिनचैन बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है और कहता है, मास्टर वे, क्या ये फिनिक्स हमारी बातों को समझता है? वुशियान कहता है, नहीं, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्ट किए ये हमें कैसे सुन सकता है? शाओ शिनचैन कहता है, लेकिन मुझे तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है। वुशियान कहता है, मास्टर शाओ, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये इंसान नहीं है जो हमारी बातों को सुनेगा। इस पर फिनिक्स की गर्दन अब वे वुशियान की ओर घूम जाती है। शाओ शिनचैन ये देखता है और अपने सर को पकड़कर वहां से चला जाता है। ये लिटिल फिनिक्स उसका दिमाग घुमाकर रख देगा। वुशियान भी उस फिनिक्स के साथ अपने ही महल आ जाता है। लन क्लान में वुशियान और शाओ शिनचैन का अपना एक अलग महल है। अपने महल में आने के बाद वुशियान उस फिनिक्स को अपने से दूर कर अपने कक्ष के एक जगह पर खड़ा कर देता है और वो फिनिक्स अपना रूम समझकर इधर उधर छानबीन करने लगता है। वुशियान उस फिनिक्स की हरकतों को देख रहा था। ये फिनिक्स कितना ट्रबल मेकर है, लेकिन वो उससे क्या ही बात कह सकता है। इसीलिए वुशियान उसे इग्नोर कर बात लेने चला जाता है। बात लेके आने के बाद भी वुशियान देखता है कि वो फिनिक्स इधर उधर फुदक रहा है, जैसा कि वो खुद का रूम हो। वुशियान अपना डिनर अपने कमरे में ही करता है और उसका डिनर आ गया था। वो अपना डिनर करने बैठ जाता है, लेकिन ये देखकर वो फिनिक्स तुरंत भी वुशियान के पास आ जाता है। वुशियान उसे देखता है, वो यहाँ क्यों आई है? क्या ये खाना भी खाएगी? वुशियान के सोचते सोचते ही वो फिनिक्स ने वुशियान की प्लेट से कुछ खाने को उठाकर खा चुकी थी। वुशियान बस शॉकिंगली उसे देखता रह गया। ये इंसानी खाना खा सकती है, लेकिन कैसे? लेकिन ऑफ कोर्स वो उस फिनिक्स से तो पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। वो फिनिक्स दोबारा ऐसा करती है और वुशियान बस उसे देखता रह जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वुशियान, जो कि बेड पर लेटा हुआ है, तभी उसे अपने चेस्ट पर कुछ वेट फील होता है। वुशियान अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो फिनिक्स उसके ऊपर अपने हाथ पैर पंखों को फैलाकर सो रही थी। वुशियान समझ गया था कि ये मुसीबत उसके गले पड़ चुकी है, अब वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो वैसे ही उसे लेटे रहने देता है और खुद भी सो जाता है। तभी आधी रात को देखते हैं वुशियान के कक्ष में। वुशियान तो लेटा हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ अलग है, क्योंकि वुशियान के ऊपर कोई है, लेकिन वो फिनिक्स नहीं है जो कल रात उसके ऊपर लेटा था। वो कोई और ही है जो इस चांदनी रात में वुशियान के चेहरे को ही निहार रहा है। लेकिन वुशियान, वो तो सो रहा है, उसकी आंखें बंद हैं। जो वुशियान के ऊपर लेटा हुआ है वो एक इंसान है और एक तक वुशियान को ही देखे जा रहा है। और थोड़ी देर बाद वो अपने सर को वुशियान की चेस्ट में रखकर सो जाता है। सुबह जब वुशियान की नींद खुलती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई इंसान सोया हुआ है। वो जल्दी से अपनी नज़रों को नीचे करता है, लेकिन एक चेहरे को देखकर वो ठहर जाता है। वो चेहरा चांद की तरह खूबसूरत है। वुशियान ने कभी भी इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा था। लेकिन ये कौन है?
और ये इस तरह उसके ऊपर क्या कर रहा है। वो उस इंसान को, जो कि एक ओमेगा है, क्योंकि वुशियान उसे देखकर जान चुका था, उसे वो अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो इंसान ये महसूस करके वुशियान को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वुशियान इस पर थोड़ा फोर्सफुली उसे अपने से दूर करता है। वो ओमेगा फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वुशियान के हाथ उसके शोल्डर पर हैं और वो उसे अपने से दूर कर रहा है। लेकिन वुशियान उस ओमेगा की सुंदर और झील सी गहरी आंखों में खो गया था। उसकी आंखों से उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहता है, कौन हो तुम? सामने तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वुशियान कहता है, मैंने कहा कौन हो तुम, और यहाँ मेरे महल में कैसे आए? वो ओमेगा अपना सर ना में शेक कर देता है। वुशियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वुशियान एक बार फिर पूछने वाला था कि कौन हो तुम, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। वो ओमेगा अचानक ही आगे बढ़कर वुशियान के लिप्स पर टूट पड़ता है। इससे वुशियान बिल्कुल शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बस उस ओमेगा को अपने आप से दूर करने लगता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उस ओमेगा को देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो ओमेगा अपनी आंखों को बस बार बार ब्लिंक करके वुशियान को देख रहा था। वुशियान अपनी 2 उंगली से एक मंत्र पढ़कर एक इनविजिबल रोप से उसे बांध देता है। वो ओमेगा स्ट्रगल करने लगता है इस रोप से छूटने का। वुशियान कहता है, ये तब तक मैं अलग नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम हो कौन और तुम मेरे महल में कैसे आए। तुम यहाँ के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। कहाँ से आए हो तुम? वो ओमेगा थोड़ा हिलना बंद करता है और फिर कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। इस ओमेगा की वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, लेकिन वुशियान को तो अभी इसकी आइडेंटिटी जानना है। वो कहता है, तुम नहीं बताओगे? तो वो ओमेगा ना में अपना सर हिला देता है। वुशियान कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें लान क्लान के सम्राट के पास ले जाऊंगा। वो ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तो इस पर वो ओमेगा कहता है, ठीक है, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि आपने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया है और आप मेरे साथ वो सब करते हो जो 2 प्यार करने वालों के बीच होता है, और जल्दी मैं आपके बच्चों को इस दुनिया में लाने वाला हूँ और फिर हर जगह आपका नाम खराब हो जाएगा। सोच लीजिए। वुशियान खुले मुंह के साथ इस ओमेगा को देख रहा था। इस ओमेगा में जरा भी शर्म नहीं है। वुशियान इस ओमेगा के इस स्टेटमेंट से यकीन ना होने वाली अपनी नज़रों से उस ओमेगा को देखता है। ये ओमेगा दिखने में छोटा है, लेकिन दिमाग तेज है और बहुत ही स्टबन है। वुशियान बस यही कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे, और तुम हो कौन? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? वो ओमेगा कहता है, बताऊंगा, पहले मुझे आज़ाद कीजिए आपकी इन रोप से। वुशियान उस रोप को हटा देता है। वो ओमेगा उस बेड से उतरकर वुशियान के पास आ जाता है और अचानक ही उसकी नेक में अपनी बाहों को डालकर उसके चेस्ट पर अपना सर रख लेता है। वुशियान कहता है, ये क्या कर रहे हो? दूर रहो। वो ओमेगा कहता है, बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वुशियान कहता है, वो तुम दूर रहकर भी बता सकते हो। वो ओमेगा अपना फेस वुशियान के चेस्ट से दूर कर वुशियान के फेस को देखता है और कहता है, नहीं, दूर रहूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। वुशियान कहता है, मेरे लिए क्यों? वो ओमेगा कहता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपको अपना बनाना चाहता हूँ। वुशियान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। वो कहता है, क्या कहा तुमने? वो ओमेगा कहता है, ओहो, वैसे तो आप इतने ज़्यादा समझदार और पावरफुल बनते हैं, लेकिन मेरी इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करने लगा हूँ और ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या क्या अब आप समझे मेरे पावरफुल अल्फा? विभूषण थोड़ी देर तक उसे ही देखता रहता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र कितनी है? वो ओमेगा बड़े ही प्राउड से कहता है, हाँ, मैं 17 साल का हूँ। वुशियान एक स्mirk करता है और कहता है, और मेरी उम्र तुम्हें पता है? वो ओमेगा कहता है, नहीं, आपकी उम्र तो नहीं पता, लेकिन मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वुशियान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे डबल से भी ज़्यादा उम्र का हूँ, 40 साल का हूँ मैं, और तुम इतने छोटे से ओमेगा के दिमाग में इतनी सारी बातें आई कहाँ से? वो ओमेगा वुशियान से लिपटते हुए कहता है, नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस, और आपको मुझसे प्यार करना होगा। वुशियान कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और दूर रहो मुझसे।
यह कहकर वुशान अपने अपने से उसे दूर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ओमेगा पीछे से कहता है, अरे मेरा नाम तो जान लीजिए, मेरा नाम वांगजी है। विवुशान ने इस नाम को सुना, लेकिन वो नहीं रुका। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस गया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, इतना छोटा लेकिन कितना खतरनाक ओमेगा है ये। आज तक किसी भी ओमेगा की हिम्मत मुझसे ज़्यादा देर बातें तक करने की नहीं हुई, और ये 17 साल का ओमेगा क्या क्या कर रहा है मेरे साथ। वो मेरे ऊपर सोया था और उसने मुझे, यह कहकर वुशान अपना हाथ अपने लिप्स पर रखता है। उसने मुझे किस किया। वुशान की बॉडी इससे हीटअप हो जाती है। वो जल्दी से बाथटब में आ जाता है और यहाँ वांगजी वुशान को जाते देख स्माइल करता है और इधर उधर देखने के बाद फिर वो अचानक ही बैठ के नीचे घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वुशान जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वो ओमेगा वहाँ पर नहीं था। वो एक चैन की सांस लेता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक लान डिसिपल खड़ा हुआ था। वो डिसिपल कहता है, मास्टर शाओ शिनचैन ग्राउंड में सभी विद्यार्थियों के साथ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वुशान को याद आता है उस ओमेगा के चक्कर में वो अपनी प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया। वो कहता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो लान डिसिपल वहाँ से चला जाता है। वुशान अंदर आता है लेकिन तभी वुशान के दिमाग में एक बात हिट होती है जो उसे प्रैक्टिस का नाम सुनकर याद आई थी। वुशान अपनी नज़रों को पूरे कमरे में करता है। वो फिनिक्स कहाँ गया जो कल से उसके साथ चिपका हुआ था। वो हर जगह उसे ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड के नीचे जाती है जहाँ वाइट सा कुछ नज़र आ रहा था। वुशान वहाँ जाकर बेड के नीचे झुकता है तो वो देखता है कि फिनिक्स तो वहाँ सुकून से बेड के नीचे सोया हुआ है। वुशान एक शाय करता है, न जाने कल से क्या हो रहा है उसके साथ। इस फिनिक्स की और उस वो लिटिल ओमेगा, इन दोनों की हरकतें एक जैसी है। वुशान से चिपके रहने की। वुशान जल्दी से तैयार होता है और वहाँ से निकल जाता है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तुरंत ही न जाने कैसे वो फिनिक्स आकर वुशान के शोल्डर पर बैठ जाता है। वुशान अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि फिर आ गया ये। वो फिर आगे बढ़ जाता है। तभी उसका नाम कोई लेता है, मास्टर वे। विभूषण पीछे पलटता है तो वहाँ पर राजकुमार लान सिचन खड़ा हुआ था। लान सिचन विभूषण के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर वे, मैं वापस आ गया, कैसे हैं आप। विभूषण कहता है, मैं ठीक हूँ राजकुमार लान, आपकी यात्रा कैसी रही। लान सिचन कहता है, बहुत बढ़िया मास्टर, अब तो आप मुझे शिचन कहिए, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। वुशान कहता है, लेकिन आप इस साम्राज्य के होने वाले सम्राट भी हैं। लान शिचन कहता है, लेकिन शिक्षा के वक्त मैं आपका विद्यार्थी हूँ, तो आप मुझे शिचन कहकर ही पुकारिए। वुशान कहता है, ठीक है। लान शिचन कहता है, क्या आप भी ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तभी शिचन की नज़र उस फिनिक्स पर जाती है। वो कहता है, मास्टर ये क्या फिनिक्स है, वो भी वाइट। वुशान कहता है, हाँ, कल ये हमें फॉरेस्ट में मिला था। लान शिचन उस फिनिक्स के सर पर पैट करते हैं और कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा है। वुशान नोट करता है। वो लोग फिर ग्राउंड की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी विभूषण के साथ एक नए चेहरे को देखकर सोच रहे थे कि ये कौन है। निहर्षण कहता है शाओ शिनचैन से, मास्टर ये जो मास्टर विभूषण के साथ आ रहा है वो कौन है। शाओ शिनचैन कहता है, वो इस लान साम्राज्य के होने वाले सम्राट हैं, लान सिचन। वो कल ही अपनी यात्रा से वापस आए हैं और अब आप लोगों के साथ अभ्यास करेंगे। सभी लोग ये सुनकर उस अल्फा लान सिचन को देखते हैं। ये अल्फा दिखने में खूबसूरत है। विभूषण और लान सिचन सभी के पास आ जाते हैं। सभी लोग विभूषण और लान सिचन को ग्रीट करते हैं। विभूषण बस नोट करता है। लान सिचन सभी को ग्रीट करता है क्योंकि वो एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर है। लान सिचन शाओ शिनचैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर शाओ, आप कैसे हैं। शाओ शिनचैन कहता है, मैं ठीक हूँ राजकुमार। लेकिन शाओ शिनचैन के पूरा होने से पहले ही लान सिचन कहता है, मास्टर, आप मुझे शिचैन बुलाइए, मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी हूँ। शाओ शिनचैन कहता है, लेकिन लान सिचन कहता है, लेकिन कुछ नहीं, आपको शिचैन ही कहना होगा। शाओ शिनचैन कहता है, ठीक है राजकुमार, आप जैसा चाहें। सभी लोग ये देखकर अमेज्ड होते हैं कि इतने बड़े एम्पायर का हायर होने के बाद भी लान सिचन में घमंड इतना सा भी नहीं है।
जियांगचेंग कहता है, राजकुमार लान, आपकी सोल बीस्ट क्या आपको मिल गई? लान सिचन कहता है, हाँ मेरे पास मेरी सोल रिंग है। शाओ शिनचन कहता है, लान सिचन को उनकी सोल रिंग 10 साल की उम्र में ही मिल गई थी। सभी हैरानी से शाओ शिनचन को देखते हैं और कहते हैं, लेकिन कैसे? शाओ शिनचन कहता है, लान सिचन की सोल रिंग एक ड्रैगन की है, जो कि उनके फादर लान चेंगेजुन की सोल रिंग से मैच होती है। हमें लान सिचन की सोल बीस्ट को ढूंढने फॉरेस्ट नहीं जाना पड़ा था। उनकी सोल बीस्ट, एक 900 साल पुराना ड्रैगन, यहाँ पर खुद लान सिचन को अपना मास्टर चुनने आया था। सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ नया पता चला है। हाँ, वैसे उनके लिए ये सब नया ही है। वेहुशान कहता है, अब हो गया हो तो अभ्यास शुरू करें। सभी कहते हैं, जी मास्टर, और उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरते जाता है। वुशियान के लिए ये रोज का हो गया था कि वो ओमेगा वांगजी रोज सुबह उसे अपने ऊपर सोया हुआ मिलता है और वो उस स्टर्बन ओमेगा के सामने अपने लिए कुछ कह ही नहीं पाता। वो ओमेगा सिर्फ सोता ही नहीं था उसके ऊपर, वो तो उसे कभी कभी भी जब उसका मन करता किस कर लिया करता था। अब तो वो दिन के साथ साथ रात में भी उसके कमरे में आने लगा था और उसके साथ चिपक कर सोया करता था। और देखते देखते वुशियान को भी उसकी आदत हो गई थी। अब वो नहीं आता था तो वुशियान बेचैन हो जाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शायद वांगजी के लिए कुछ कुछ होने लगा था। आज भी वुशियान अपनी कक्षा खत्म करने के बाद अपने महल में आ जाता है। वो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है, वैसे ही कोई उसे दीवार पर पुश करके बिना किसी बात के, बिना किसी वार्निंग के वुशियान को किस करने लगता है। और वुशियान, वो पहले तो शॉक होता है, लेकिन जब उस ओमेगा के फेरोमोन को महसूस करता है तो फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि ये तो उसका वही वाइल्ड ओमेगा है जो कभी भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अलग है? ऐसा लग रहा है कि ये ओमेगा उस पर किसी बात का गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि वो उसे किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो ये इस तरह कर रहा है? जब वांगजी का मन भर जाता है तो वो आखिरी बार उसे जोरदार बाइट करके उससे दूर हो जाता है और वो बिना वुशियान की ओर देखे वहां से दूर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वुशियान अपने फिंगर को अपने लिप्स पर रखता है जहां से खून निकल रहा है, क्योंकि वांगजी ने बहुत जोर से उसे बाइट किया है। वुशियान वांगजी को देखता है जो उसकी ओर पीठ करके खड़ा है। वुशियान उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ है? आज तुम किस बात से नाराज हो मुझसे? वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वुशियान उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर करता है, लेकिन वो देखता है कि वांगजी की आंखें लाल है और उसमें से आंसू बह रहे हैं। वुशियान थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, वांगजी क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी वुशियान के चेस्ट में अपना सर रखता है और वुशियान को अपने हाथ की छोटी छोटी मुट्ठी बनाकर उसके चेस्ट में हिट करने लगता है और कहता है, आप उसके इतने पास क्यों थे? अब क्यों थे उसके साथ? वुशियान कंफ्यूजिंगली कहता है, किसकी बात कर रहे हो तुम? वांगजी कहता है, वो लाल कपड़े वाली लड़की, वो ओमेगा, उसके साथ आप क्यों थे? तभी अचानक ही भी वुशियान के लिप्स में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है? वांगजी जोर से उसे उसके चेस्ट में हिट करता है। वुशियान कहता है, वो मुझसे कुछ पूछने आई थी। उसकी सोल भी डार्क एनर्जी की है, इसलिए उस बारे में ही वो कुछ पूछना चाहती थी। वांगजी अभी शांत नहीं होता। वुशियान कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं सभी से दूर रहूंगा और खासकर उससे, ठीक है? तुम इतने छोटे से हो, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? देखो कितनी जोर से बाइट किया है तुमने मुझे। लान वांगजी अपना चेहरा ऊपर कर वुशियान के लिप्स की ओर देखता है। हाँ, उसने बहुत जोर से बाइट किया है। लान वांगजी थोड़ा ऊपर होकर एक बार फिर वुशियान को किस करने लगता है, वो भी बहुत ही जेंटली, जहाँ पर उसने वुशियान को बाइट किया था। वहाँ पर वो उसे शक कर रहा था। वुशियान बस अपना सर शेक कर देता है। उसका ये ओमेगा पहले तो उसे दर्द देता है और फिर उसे कम करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन वुशियान जब अपने कमरे के पास आता है तो उसे वांगजी के डार्क फेरोमोन की खुशबू बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। वो जब अंदर जाता है वो कुछ और ही नज़ारा देखता है। वो देखता है कि उसके बेड में वही फिनिक्स अजीब सी हरकतें कर रहा है और देखते ही देखते वुशियान की नज़रों के सामने ही वो फिनिक्स एक इंसान में बदल जाता है।
और वो इंसान कोई और नहीं वांगजी था। वुशियान ये देखकर फ्रीज हो जाता है। उसने ये क्या देखा? फिनिक्स वांगजी है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? वांगजी फिनिक्स कैसे हो सकता है? क्योंकि ये फिनिक्स तो सिर्फ 17 साल पुरानी है। और एक मिनट, वांगजी भी 17 साल का है, मतलब दोनों ही एक हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। जब तक कोई सोल बीस्ट अपने 50,000 साल पूरे कल्टीवेटर से अपने आप को बचाकर पूरा नहीं करती, वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। और ये फिनिक्स तो बस 17 साल की है। ये कैसे हो सकता है? वुशियान वांगजी के पास आता है। वांगजी वांगजी क्या क्या हीट में है? वांगजी जैसे ही वुशियान को देखता है, वो बिना देर लगाए वुशियान को अपने पास खींच लेता है, क्योंकि उसे अभी विभूषण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वुशियान अभी सारी बातों को अलग करता है। उसे अभी वांगजी की चिंता है। वो एक संदेश लान कोरेन तक पहुंचा देता है कि उसकी रट आ चुकी है। वो 3 दिन तक नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो वांगजी के साथ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी उसे ज़रूरत है। वो लोग 3 दिन तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। वो एक दूसरे को प्यार करने में व्यस्त थे। चौथे दिन वुशियान की नींद खुलती है। वो अपनी चेस्ट में लेटे वांगजी को देखता है। वो दोनों ही नेकेड हैं। उनके ऊपर बस एक ब्लैंकेट है। वुशियान वांगजी को देखकर सब कुछ सोचने लगता है कि कैसे जब भी वांगजी उसके साथ रहता था, वो फिनिक्स वुशियान को कभी नहीं दिखता था, और वांगजी के जाते ही वो फिनिक्स वापस आ जाता था। मतलब दोनों एक ही हैं। लेकिन ये हो कैसे सकता है? वुशियान वांगजी को धीरे से बेड पर लेटाकर सबसे पहले बात लेने जाता है, क्योंकि उसे आज ग्राउंड में जाना है। उसके बाद ही वो वांगजी से बात करेगा। शाम को जब वुशियान अपनी क्लासेस खत्म करके अपने कमरे में आता है, तो लेकिन वो वहाँ पर वांगजी को नहीं दिखता। वो पूरे कमरे को चेक करता है, लेकिन ना ही वांगजी वहाँ पर था और ना ही वो फिनिक्स। दोनों ही नहीं थे। मतलब वांगजी कहाँ गया? वुशियान थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो अपने महल के आसपास हर जगह को चेक करता है, लेकिन उसे वांगजी नहीं दिखता। लान सेचेन वुशियान के पास आ रहा था। वो वुशियान को इतना डेस्परेटली कुछ खोजते देखता है, तो वो उसके पास आता है और कहता है, मास्टर आप क्या देख रहे हैं? वुशियान कहता है, क्या किसी ने उस वाइट फिनिक्स को देखा है? क्या वो यहाँ कहीं है? लान सेचेन कहता है, नहीं मास्टर, मैंने तो नहीं देखा। वुशियान बिना कुछ कहे जल्दी से क्लैन की हर जगह को तलाश करने लगता है। और जब विभूषण जैसा शख्स किसी चीज को ढूंढने के लिए परेशान हो, तो ये खबर सभी क्लैन के लोगों में फैलना लाजमी है। सभी लोग ओशियान के पास आने लगते हैं, सभी विद्यार्थी भी, और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। ओशियान उनसे कहता है कि वो फिनिक्स उसे नहीं मिल रहा है। ओशियान की आंखों में डेस्परेशन साफ नजर आ रही थी, जो लान कोरेन और शाओ शिनचेन से छुपी नहीं थी, क्योंकि वो उसे बहुत वक्त से जानते हैं। और विभूषण एक संयम रखने वाला इंसान है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन अभी वो एक अलग ही विभूषण को देख रहे थे अपने सामने। लान कोरेन कहते हैं, मास्टर वे, आखिर बात क्या है? आप एक सोल बीस्ट के लिए तो इतना परेशान नहीं होंगे। विभूषण कहता है, वो सोल बीस्ट नहीं है, वो एक। तभी शाओ शिनचेन अचानक ही कहता है, क्या वो एक इंसान है, और वो भी एक ओमेगा? इस पर सभी लोग शॉकिंगली शाओ शिनचेन को देखते हैं। शाओ शिनचेन कहता है, मास्टर वे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या वो एक ओमेगा है, और क्या आप उसे पसंद करते हैं? वुशियान इस पर जोर जोर से अपना सर हाँ में हिला देता है। लान कोरेन कहते हैं, ओमेगा? मास्टर साओ, आपको ये कैसे पता? शाओ शिनचेन कहता है, मुझे शक बहुत पहले हो गया था, क्योंकि मास्टर वे की सराउंडिंग में हमेशा ही एक ओमेगा के फेरोमोन की स्मेल रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो फिनिक्स ही एक ओमेगा है। इस बात को सुनकर सभी हैरानी से विभूषण को देखते हैं। लान कोरेन कहते हैं, मास्टर वे, अब आपको कब पता चला कि वो फिनिक्स एक ओमेगा है? वुशियान कहता है, 3 दिन पहले वो फिनिक्स मेरे सामने ही ओमेगा में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि उसकी हीट आ चुकी थी। इसी वजह से मैं 3 दिन नहीं आ पाया, और मैंने आपसे झूठ कहा। और आज जब मैंने उससे सब कुछ जानने के बारे में सोचा, तो आज वो कमरे में नहीं था। जैंगचन कहता है, ऐसा तो नहीं कि वो भाग गया हो? विभूषण कहता है, नहीं, वो इस तरह भाग नहीं सकता, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाता था।
शाओ शिनचैन कहता है, ये बात सच है। हमने भी देखा है कि वो फिनिक्स मास्टर वे के अलावा किसी के भी पास नहीं जाता था और वो हमेशा उनसे ही चिपका रहता था। तभी 2 डिसिपल दौड़ते हुए आते हैं। लान कुरन कहते हैं, क्या हुआ? वो डिसिपल कहते हैं, मास्टर वे, आपके आने से पहले आपके महल में एक ओमेगा आया था। उसने कहा कि आपने उसे आपके कमरे में कुछ सामान रखने के लिए कहा है, इसीलिए हमने उसे रोका नहीं। विभूषण कहता है, कौन था वो ओमेगा? वो डिसिपल कहता है, उसका नाम याद नहीं। तभी एक आवाज़ आती है, क्या वो मैंग्या हो सकता है? इस पर सभी वैनकिंग की ओर देखते हैं। शाओ शिनचैन कहता है, ये आपको कैसे पता? वैनकिंग कहती है, वो यहाँ पर नहीं है और मैं वैनक्लेन की बॉर्डर के पास रहती हूँ। मुझे ये पता है कि मैंने मैंग्याओ को बहुत बार वैन रोहान के महल में जाते देखा है और आप लोग इस बात से अनजान नहीं है कि वैनक्लेन में किस तरह की गतिविधियाँ होती है। वहाँ पर सोल बीस्ट के साथ छेड़छाड़ कर उनसे ताकतवर बनना आम बात है। तो अगर वो मैंग्याओ होगा तो वो ज़रूर उसे वैन रोहान के पास वैनक्लेन ही ले गया होगा। ये सुनकर लान कुरन एक्टिव हो जाते हैं। वो इस बार ज़रूर वैनक्लेन को सजा देकर रहेंगे। इस बार वो उन्हें हाथ से जाने नहीं देंगे। मास्टर लान कहते हैं, हमें जल्दी से वैनक्लेन के लिए चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही विवुशियान अपनी डीमन फॉर्म में आकर अपने बड़े बड़े विंग्स के साथ वहां से उड़ जाता है वैनक्लेन की ओर। सभी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वो लोग जल्दी ही वैनक्लेन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि वैन रोहान के महल में हर जगह लाशें बिछी हुई थी और वैन रोहान अपने थ्रोन के नीचे गिरा हुआ था। उसकी भी मौत हो चुकी थी। सभी लोग हर जगह की छानबीन करते हैं। तभी नीहोशांग की आवाज़ आती है, मास्टर वहाँ देखिए, वहाँ से कुछ चमकती हुई चीज़ जा रही है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं। हाँ, वहाँ एक वेयर सी चीज़ तो है। वुशान बिना एक पल गवाए वहाँ उसका पीछा करने लगता है। सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। वो रास्ता जंगल की ओर जा रहा था और जाकर वो चमकती हुई चीज़ फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर घुस जाती है और वुशियान भी वहाँ जाने लगता है। इस बार कोई भी डरता नहीं है। सभी फॉरबिडन एरिया में घुस जाते हैं। वो चमकती हुई चीज़ एक गुफा के सामने आकर रुक जाती है। सभी वहाँ देखते हैं कि उस चमकती हुई चीज़ ने लान वांगजी की बॉडी को नीचे रखा है। वुशियान जल्दी से वांगजी को ज़मीन से उठाकर अपनी गोद में रखता है और उसे उठाने लगता है। वांगजी अपनी आंखों को खोल भी देता है। वो बिल्कुल ठीक था। तभी उन सभी को एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, वांगजी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे बचाकर ले आई हूँ। सभी लोग सोचते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी वो एक रोशनी एक शेप को ले लेती है और वो रोशनी थोड़ा आगे बढ़कर लान शिचन के सामने खड़ी हो जाती है और अपने चमकते हुए हाथ को लान शिचन के गालों पर रखती है और कहती है, क्या तुम लान शिचन हो? सभी लोग शॉकिंगली ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन लान शिचन को ये टच और ये वॉइस बहुत ही अच्छी लगती है, सुकून देने वाली। वो कहता है, हाँ मैं लान शिचन हूँ, लेकिन आप कौन हैं? वो लेडी की वॉइस कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगी तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? अब सभी का ध्यान ये सब कुछ जो सुनने में लग जाता है। वांगजी और विभूषण भी उन सब की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। लान शिचन अपने अंकल को देखता है। उसके अंकल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लान कुरन कहते हैं, आप कौन हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? वो वॉइस कहती है, शिचन, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुम इस बात को मानते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। तुम हमारे लान चिंगचन और मेरे बेटे हो। तुम दोनों ही, लान शिचन और लान वांगजी, तुम दोनों हमारे बच्चे हो। ये सुनकर सभी फ्रीज। इस बात का मतलब क्या है? और ये वॉइस के पीछे है कौन? लान कुरन कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं? तो क्या आप मेरे भाई को जानती थी? आपको उनकी मौत कैसी हुई, क्या इस बारे में कुछ पता है? वो वॉइस कहती है, हाँ मुझे पता है, मेरे सामने ही उनकी मौत हुई थी। लान कुरन कहते हैं, कैसे और किसने मारा था उन्हें? और आप हैं कौन? और शिचन आपका और गागा का बेटा है? इसका मतलब क्या है? वो वॉइस कहती है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं। लान चेंगेजुन जब एक बार फॉरेस्ट की फॉरबिडन एरिया में आ गए थे, तब उनकी नज़र एक बड़े से रेड फिनिक्स पर पड़ी थी। उन्होंने उसे ह्यूमन में कन्वर्ट होते देखा था
और वो फिनिक्स ने भी लान चंगेजन को देखा था। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील हुआ था और उनकी और भी मुलाकातों के बाद ये अट्रैक्शन कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। लान चंगेजन और फिनिक्स एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन फिनिक्स वो यह जानती थी कि वो सोल बीस्ट है और एक ह्यूमन और सोल बीस्ट में रिश्ता नहीं हो सकता। इसी वजह से वो जब भी लान चंगेजन वापस फॉरेस्ट से जाते थे तो वो उनके साथ बिताई यादों को मिटा दिया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता गया। लान चंगेजन को वो फॉरबिडन फॉरेस्ट हमेशा अपनी ओर बुलाया करता था और लान चंगेजन वहाँ चले भी जाते थे। लान चंगेजन को फॉरबिडन फॉरेस्ट में आने के बाद उनकी और फिनिक्स से जुड़ी सारी बातें याद आ जाया करती थी और फॉरेस्ट से बाहर जाते ही वो सब भूल जाया करते थे। और एक दिन उन दोनों की जिंदगी में एक नया सदस्य जुड़ गया, उनका बड़ा बेटा लान शिचन, जो कि एक पूरी तरह अपने बाबा की तरह ह्यूमन था। इसी वजह से जब लान चंगेजन कई दिनों तक फॉरेस्ट नहीं आए थे, उसी वक्त फिनिक्स ने लान शिचन को क्लाउड रिसेसिस के गेट पर छोड़ दिया था और लान शिचन से मिलने के बाद लान चंगेजन फिर उस फॉरेस्ट की ओर चले गए थे। 2 साल बाद उनकी फैमिली में एक और सदस्य जुड़ गया, लान वांगजी। लेकिन ये बच्चा पूरी तरह ह्यूमन नहीं था और ना ही पूरी तरह सोल बीस्ट था। इसीलिए लान वांगजी को सभी से बचाने के लिए फिनिक्स ने उसे अपने पास ही रखा। और एक दिन जब लान चंगेजन फिनिक्स और अपने वांगजी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, तभी किसी ने पीछे से उन पर वार किया था। वो वैन रोहान था और उनके सिपाही। उनके हमले से अपने बच्चे और फिनिक्स को बचाने के लिए लान चंगेजन ने उन्हें शेव किया और अपनी जान दे दी। और फिनिक्स ने लान वांगजी को अपनी सारी पावर देकर वो एक सोल में कन्वर्ट हो गई वांगजी की रक्षा करने के लिए। और आज भी वांगजी को फिनिक्स ने ही बचाया था वैन रोहान से। ये सब सुनकर सभी ऐसा लग रहा था कि किसी और दुनिया में चले गए हैं। क्या ऐसा प्यार भी होता है एक ह्यूमन और सोल बीस्ट के बीच? शाओ शिनचन कहता है, मतलब आप वही फिनिक्स है और वांगजी जो कि वाइट फिनिक्स है वो आपका बेटा है? वो वॉइस कहती है, हाँ, वांगजी और शिचन दोनों ही मेरे बेटे हैं। वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। वो वॉइस कहती है, सही समय पर अगर मैं नहीं आती तो क्या करते तुम भी अपने बाबा की तरह प्यार में पागलों की तरह डिसीजन लेते हो। लान वांगजी अपना मुंह नीचे कर लेता है। क्या यही वो अल्फा है जिसके लिए तुम बार बार फॉरेस्ट से भाग जाया करते थे? लान वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है। क्या नाम है तुम्हारे अल्फा का? लान वांगजी कहता है, वी वुशियान। वो वॉइस कहती है, वी वुशियान, जब से तुम इस फॉरेस्ट में आ रहे हो तब से मेरा बेटा तुम्हें देखा करता था और तुम्हें देखते देखते ही वो तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं और एक दिन ये तुम्हारे साथ यहाँ से आखिरकार चला ही गया। अब चला ही गया है तो तुम इसका ध्यान रखना। विवशान झुककर वो करते हुए कहता है, जी जरूर। तभी वो रोशनी एक बहुत ही सुंदर फीमेल का शेप लेती है जो कि उनकी माँ थी, जैसी उनकी माँ दिखा करती थी, लेकिन वो एक सोल थी, बॉडी नहीं। वो कहती है, शिचन रोना बंद करो और मुझे माफ कर दो। बस एक ही साल में तुम्हारे साथ रह पाई, तुम्हें अपना प्यार दे पाई। अपनी माँ को माफ कर दो। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। वांगजी तुम्हारा छोटा भाई है, तुम दोनों साथ में रहना और उसका ध्यान रखना। वो बहुत ही जिद्दी और नटखट है। लान शिचन रोते हुए कहता है, माँ क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकती? उसकी माँ कहती है, मेरा समय समाप्त हो गया है बेटा, मुझे अब जाना होगा और अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो रोशनी गायब हो जाती है। लान शिचन अपने घुटनों पर आकर रोने लगता है। तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर वांगजी खड़ा है। लान वांगजी कहता है, काका आप परेशान मत हो, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको माँ की याद नहीं आने दूंगा। लान शिचन खड़े होकर लान वांगजी को हक कर लेते हैं। लान कुरन आकर दोनों के सर पर अपना हाथ रखते हैं। लान वांगजी कहते हैं, आप मेरे अंकल हैं ना? लान कुरन कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लान वांगजी उन्हें भी हक करता है। लान वांगजी कहता है, अंकल क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? लान कुरन कहते हैं, हाँ कहो।
लानवांगजी जल्दी से ऊशान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे लानकरन के सामने ले आता है और कहता है, अंकल मुझे इनसे शादी करनी है, जल्दी। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। लानकरन कहते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो। अब हम देखते हैं एक वेडिंग चैम्बर जहाँ पर लानवांगजी और वी वुशान है। लानवांगजी कहता है, आप तो इस तरह शर्मा रहे हैं जैसे मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। वी वुशान इस पर बड़ी बड़ी आंखें करके लानवांगजी को देखता है और कहता है, तुमने तुमने मुझे और कब कब देखा है? लानवांगजी चुपके से कहता है, मैं बताऊं, मैंने आपको रोज नेकेड देखा है। क्या आप भूल गए? फिनिक्स के रूप में मैं हमेशा आपकी बात लेते वक्त आपके पास रहा करता था। ऊशान के ईयर्स पूरी तरह रेड हो जाते हैं। ऊशान कहता है, तुम नॉटी, तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो मैं। यह कहकर ऊशान लाजान के ऊपर आ जाता है और आज ऊशान बिना किसी शर्म के लाजान को बहुत प्यार करता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं शाओ शिनचैन जो कि अपने महल के गार्डन में है। तभी उसे पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो देखता है वहां पर शोयांग खड़ा हुआ है। शाओ शिनचैन कहता है, शोयांग तुम यहाँ, क्या हुआ? शोयांग कहता है, मास्टर कल मैं जा रहा हूँ, क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? शाओ शिनचैन की धड़कन इस पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो कहता है, इंतज़ार किस लिए? शोयांग कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि मैं किस इंतज़ार की बात कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर शोयांग वहाँ से चला जाता है और शाओ शिनचैन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब हम वैन किंग को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर अपने घर वापस जा रही है। वो रास्ते पर चल रही है। तभी उसके पास एक घोड़ा आकर रुकता है। वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो उस घोड़े पर लान शिचन था। लान शिचन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वैन किंग कहती है, राजकुमार लान, मैं चली जाऊंगी। लान शिचन कहता है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मैं गरीब अमीर नहीं देखता, मैंने आपको चुना है। अगर आप भी मुझे खुश दिखना चाहते हैं तो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आइए, और अगर नहीं तो मेरा ये हाथ हमेशा खाली रहेगा। आप नहीं तो फिर कोई और नहीं। वैन किंग अपने कांपते हाथ को लान शिचन के हाथ में रख देती है। लान शिचन उसे खींचकर अपने सामने घोड़े पर बैठा लेते हैं और घोड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही जल्दी में बनाया है। अगर आपको जैसा भी लगे मुझे बताइएगा, ठीक है? फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।